हम पर खुली रही आंखें, ये मेरे इंतजार की हद थी। कुछ ऐसा ही हाल इस बिल का है। करीब 3 दशक से अटका हुआ ये बिल अब भी कई लोगों का कहना है कि कम से कम 6-7 साल और अटकेगा, क्योंकि 2029 से पहले इसकी रूपरेखा दिखती हुई और इसको फ्रक्टिफाई होते हुए हम देख नहीं रहे हैं। लेकिन ये आवश्यक है कि सेंसस हो, डिलिमिटेशन हो। क्या ये आवश्यक है? प्रियंका जी भी हमारे साथ हैं, बताइए आप क्या कहेंगी। जी बिल्कुल होना चाहिए, और हर 10 साल में जनगणना होती थी, लेकिन 2021 के बाद एक बार भी नहीं हुई है। अगर आप इतने ही संवेदनशील थे, आप सुन लीजिए, तो अगर आप इतना ही सोच रहे थे, अगर महिलाओं के हित में की बात कर रहे थे, आपने आरक्षण का अच्छे से ठीक से होमवर्क किया था, तो आपको इसके बारे में विचार करना चाहिए था। आपको पहले से ही ये सब चीज करें। ऐसा बिल लेकर आए हैं कि अब आपने हाथ में लड्डू तो पकड़ा दिया है महिलाओं को, लेकिन ये नहीं पता उसे खाना कब है। आज खाना है, कल खाना है, या 7 साल बाद खाना है, या कब खाना है, खाना ही नहीं है। तो आप मुझे बताइए ना, इनको देख करके तो मुझे एक गाना याद आ रहा है, अगर आपने सुना होगा, बहुत फेमस गाना है, दगाबाज रे हाय दगाबाज रे, हमरे नेता बड़े दगाबाज रे, जुमलेबाज रे हाय फिरकीबाज रे, हमरे नेता बड़े धोखेबाज रे। जुमलेबाज, फिरकीबाज, दगाबाज। नेहा जी बताइए। आनंद जी, जिस दिन से ये बिल आया है, उस दिन से हमारे जो विपक्ष के साथी हैं, उन्होंने बड़ी रचनात्मक तरीके ढूंढे इसका विरोध करने के लिए। कोई कह रहा है इसमें मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण होना चाहिए, कोई कह रहा है ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण होना चाहिए, लेकिन उनको पता है विरोध तो कर नहीं सकते, महिलाओं के विरोध में खड़े हो जाएंगे। और आज भी जब ये बात आई है कि डीलिमिटेशन के बाद इसको लागू किया जाएगा, पहली बात, क्यों नहीं हमारा सेंसस हुआ? ये बार बार बोलते हैं कि सेंसस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पूरा विश्व, केवल हमारा देश नहीं, कोविड-19 की महामारी झेल कर निकला है, नहीं तो अभी तक सेंसस हो चुका होता। और एक और बात आनंद, जो मैं कहूंगी, इसको आप मेरा व्यक्तिगत व्यू भी कह सकते हैं, लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, ये आरक्षण लागू तभी होना चाहिए जब इसकी पूरी तैयारी हो। आज अगर ये आरक्षण लागू कर देते, इन्होंने किया था ना इंटरनल आरक्षण, 50% इन्होंने उत्तर प्रदेश में कहा था हम लड़कियों लड़ सकती हूँ, महिलाओं को देंगे। उत्तराखंड में नहीं किया था, पंजाब में नहीं किया था, उसी समय चुनाव थे। तो क्या किया था? इसकी बहन को टिकट दे देते हैं, इसकी बेटी को टिकट देते हैं, इसकी बहू को टिकट देते हैं। कन्वीनियंस की राजनीति। आज हर राजनीतिक पार्टी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, इंसेंटिव है उनके पास महिला कार्यकर्ताओं को, महिला नेताओं को तैयार करने का। और जब वो महिला नेता मैदान में उतरेंगी, वो पूरी तैयारी के साथ उतरेंगी। देखिए, इसमें मेरा एक व्यक्तिगत मत है। व्यक्तिगत मत ये है कि आपको ऐसे कानून की क्या आवश्यकता थी कि किसी भी पार्टी को महिला कार्यकर्ता, महिला नेता को तैयार करना और उनके लिए 33% सीट आरक्षित करना। तृणमूल कांग्रेस और इक्का दुक्का पार्टी इसको छोड़ के बीजेपी या कांग्रेस, देश की जो 2 सबसे बड़ी पार्टियों में गिनी जाती हैं, पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 33% आरक्षण की बात आपके पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कही गई है। आनंद, अगर आप देखें, चाहे पिछली सरकार हो या ये सरकार हो, सबसे ज्यादा महिला एमपी अगर सदन में है तो कौन सी पार्टी के हैं? भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनके एलाइज के हैं। महिला मंत्री, आजादी के बाद से आज तक हमारे देश को हमने महिला प्रधानमंत्री भी देखे, लेकिन वो भी अपनी कैबिनेट में इतनी महिला मंत्री नहीं ला पाई जितनी आज भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट में मंत्री हैं। कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी में सबसे ज्यादा महिलाएं कब आई हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मैं उत्तराखंड से आती हूँ और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि गैर आरक्षित सीटों में, हम हमेशा कहते हैं ना कि 50% आरक्षण है निकाय में, पंचायतों में, गैर आरक्षित सीटों पर भी महिला कैंडिडेट उतारने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 13 में से 10 हमारी जिला पंचायत की जो अध्यक्ष हैं वो महिलाएं हैं। तो अगर इंक्लूजन और एक इंटरनल आरक्षण पार्टी में भी लाने की बात की हो तो केवल भारतीय जनता उत्तराखंड में कितना ये प्रधान पति, विधायक पति, सांसद पति वाला सिंड्रोम है? नहीं, देखिए आनंद, ये सिंड्रोम एक जमाने में हुआ करता होगा, लेकिन आज आप मुझसे ज्यादा जमीन पर जाते हैं, अलग अलग प्रदेशों में जाते हैं। कोई भी व्यवस्था जब शुरू होती है, पहले चलना सीखता है ना बच्चा, तो आज हमारी महिलाएं केवल चलना नहीं सीखी, आज वो दौड़ने लगी हैं और वो चला रही हैं। दौड़ने लगी हैं, लेकिन बिल की क्या जरूरत थी? बिना बिल के ही करके देखो। ऐसा किसी ने 2010 में भी कहा था, 2010 में कहा था ओबीसी की जरूरत क्या है, आप ही ओबीसी कैंडिडेट खड़े करो। आज शायद उसी शख्स ने कल सदन में कहा कि नहीं, ओबीसी को इंक्लूड करो। ऐसा हुआ था? ऐसा हुआ? 2010 8 मार्च महिला दिवस की तारीख आपको याद करा रही हूँ। इसी लोकतंत्र के संसद में, आपके संसद में माइक को पकड़ा गया, बिल को फाड़ा गया, मार्शल्स बुलाने गए, इन्हीं के सहयोगी बोलते रहे। और देखिए, टिप्पणी महिलाओं के प्रति क्या होती है कि लड़कों से तो गलती हो जाती है, इनके से परकटी महिला, मतलब महिलाओं के पर काटने का कोई काम करता है। मैं
और नेहा जी की एक बात मैं और ऊपर रखूंगी, ये बोलती कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं, वंशवाद की जो ये राजनीति करते हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। समाजवादी पार्टी में केवल 2 सांसद हैं, कौन से वंश और कौन से परिवार से आ रही हैं आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। ये वो लोकतंत्र है, वो राजनीति का वो स्वर्णिम काल है जिस समय विदाउट आरक्षण मैक्सिमम मंत्री, मैक्सिमम कैबिनेट मिनिस्टर्स, और यहाँ तक कि अगर आज हमारी आर्थिक व्यवस्था विश्व की 5वीं बनी हुई है तो उसमें एक महिला फाइनेंस मिनिस्टर का योगदान है। आज अगर हम 4थी बड़ी आर्मी है तो वहां पे भी पूर्व की महिला निर्मला जी का योगदान है। उसके बावजूद बिना आरक्षण के पिछले 9 साल में इज्जत घर से लेके, उज्ज्वला योजना से लेके, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेके, प्रधानमंत्री आवास से लेके, और एक नीतियां मूल रूप से इस देश के आखिरी गांव की आखिरी महिलाओं को वो सुविधा दी है जो इन्होंने 70 साल में कल्पना भी नहीं सुविधा दी है। सीट देंगे कि नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी देखिए 2024 में बिल की क्या आवश्यकता है? आप अपने उम्मीदवार महिलाओं को खड़ा कीजिए, 33 क्या 40% कीजिए, करके दिखाइए। जो पार्टी करती है, मादा रखती है, करके दिखाए। ओबीसी पर विवाद उठा था, राहुल गांधी ने इसकी बात की थी, सोनिया जी ने भी इसकी बात की थी। 2010 में मैं उन्हीं का जिक्र कर रहा था, उन्होंने कहा ओबीसी की क्या जरूरत है, आप खड़ा कीजिए। कल कहा नहीं ओबीसी का होना जरूरी है। आज जेपी नड्डा जी ने सदन में उसका जवाब दिया, सुनिए। ये बताना चाहूंगा इस देश को सर पॉकेट में हाथ रख करके बोला नहीं जाता है। सर पॉकेट में हाथ रख करके बोला नहीं जाता है। नो पार्लियामेंट्री एटिकेट्स नहीं है। सर ये भारत में, आजाद भारत में ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं। भारत को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने दिया, यह भी हमको ध्यान रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तेली समाज से हैं, ओबीसी से हैं, वो कैसे ओबीसी के खिलाफ हो सकते हैं? ये ओबीसी वाली डिमांड अगर 2010 में गलत थी तो 2023 में सही कैसे हो गई? ये डिपेंड करता है कि कुर्सी कहाँ पे और आप खड़े कहाँ पे। नहीं देखिए आनंद जी, पहले मैं सबकी बातों का जवाब दे दूं। मैं बड़े ध्यान से सुन रही थी, मैं बीच में नहीं बोली। अभी इन्होंने कहा कि 2010 में नहीं हो सकता था क्योंकि ये कोविड आ गया था, बहुत सारे रीजंस बताए। 2021 में, सॉरी 2021 में आ गया था क्योंकि कोविड आ गया था। आपको सारी चीजें पता थी, ठीक है। आपको ये भी पता था कि भाई इस तरह से नहीं आ सकता है। अभी शीतकालीन सत्र आपका बचा हुआ है, 2.5 महीने बाद ही आने वाला था। इमरजेंसी आपको क्यों बुलाना पड़ा है सेशन? तो आप सुन लीजिए, आपको इमरजेंसी सेशन अभी आप कह रहे थे, अभी आपने कहा पर कटी महिलाएं, तो फिर 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा था? फिर आपने एक प्रियंका जी कहती थी 40% आरक्षण है और उसकी हंसी की मजाक उड़ाई। आप इस तरह की टिप्पणी करते हैं और दूसरों को, अच्छा महिला सम्मान की बात करते हैं। जब महिला पहलवान बैठी हुई थी धरने के ऊपर, न्याय मांग रही थी, तब आप में से कोई गया क्या? स्मृति ईरानी गई, कौन सी नेता गई उनका दुख दर्द करने के लिए? मणिपुर में जब बेटियां जल रही थी तब आपको कह करके संसद में बुलाना पड़ा कि भाई बोल दीजिए, समझा दीजिए कि वहां की हालत क्या है। कर गए। लॉ एंड ऑर्डर गृह मंत्रालय के उसमें अमित शाह जी ने कितनी ज्यादा मीटिंग्स करी है, कुकी और मैती समाज के बीच संवाद प्रारंभ किया है। 9 महीने तक ओबीसी समाज से हूँ आनंद जी। अब बात ओबीसी की आती है, प्रधानमंत्री जी ओबीसी से हैं, हमारी जो प्रेसिडेंट हैं वो भी पिछड़े वर्ग से आती हैं। पर आप मुझे ये बताइए कि अगर महिलाओं को सबसे जरूरत क्या है? आरक्षण सबके साथ सबसे ज्यादा जरूरत उन्हीं महिलाओं को है जो पिछड़े वर्ग से आती है, क्योंकि उनको मेरा बस एक प्रश्न है, मैं आपसे पूछ, तो भारतीय जनता पार्टी है। अरे देखिए मैं आपको मेरी बात सुनिए। देखिए आज पैनल में, आज इस सेशन में मैं एक मेरे मुझे भी आवाज दीजिएगा। मेरा बस आपसे आग्रह है, आप मेरी बात सुनेंगे। मुद्दे ना अच्छा सुनिए, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट सुनिए, आप सुनिए। ये केस मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक केस सुनिए, अब देखिए बोल रही सुनिए कि 2 तरीके
के आरक्षण होते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की है। एक हॉरिजॉन्टल आरक्षण होता है और एक वर्टिकल आरक्षण होता है। वर्टिकल आरक्षण SC ST के लिए जिस तरह से आपने रिजर्व किया, हॉरिजॉन्टल आरक्षण उनके लिए होता है स्पेशल रिजर्वेशन, जैसे कि फिजिकली हैंडिकैप्ड हो गए, विमेन हो गए, और ये अंडर आर्टिकल 16.1 और 15 में होता है। और जो वर्टिकल आरक्षण होते हैं वो आर्टिकल 16 में होता है। ये दोनों अलग अलग तरीके हैं। अगर आप अगर क्योंकि आज संसद में करीब 120 सीटें, 120 से ज्यादा सीटें अगर SC ST रिजर्व हैं, वो क्योंकि एक वर्टिकल आरक्षण किया गया है, इसीलिए उसको कहना जरूरी है। और अगर आप एक हॉरिजॉन्टल आरक्षण लेके आते हैं तो फिर वो एक दूसरे के ऊपर ये करेगा, सुपरसीड करेगा, और जैसे ही सुपरसीड करेगा सबसे पहले समाज में से कोई जाके इसको कोर्ट में चैलेंज करेगा, कोर्ट में जैसे ही चैलेंज करेगा से लगेगा, क्या कहेंगे, मोदी सरकार बिल तो सदन में तो ड्रामा किया, लेकर नहीं आई, इलीगल बिल लेकर मोदी सरकार धोखा किया महिलाओं के साथ, इसीलिए करना जरूरी है। इसीलिए तो आप क्यों नहीं लाए 27 साल में?